आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 30, चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 7 कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स। कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि पार्टीज आपस में आमने सामने बैठ के टर्म्स एंड कंडीशन तय नहीं करते, ठीक है, बल्कि टर्म्स एंड कंडीशन तय किए बगैर ही लॉ एज्यूम कर लेता है कि दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है। इसे एज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, जो कि बेसिकली पार्टीज क्रिएट नहीं कर रही, कौन क्रिएट कर रहा है? लॉ क्रिएट कर रहा है। और इसमें कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि पार्टीज ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता, आमने सामने भी नहीं होती, लेकिन फिर भी लॉ अज्यूम कर लेता है कि इन दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है। कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट टाइप्स है। ये बेसिकली वो सिचुएशंस हैं, इसको टाइप्स ऑफ कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन असल में ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें लॉ अज्यूम करता है कि पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको रेफरेंस तो है, वो ये असाइनमेंट लिखी गई थी, लेकिन चूंकि कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए असाइनमेंट आपने नहीं की होगी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस को हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। एमसीक्यूज आज की क्लास में डिस्कस नहीं होंगे, आपने घर से अटेम्प्ट करके लाने हैं, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। थोड़े से एमसीक्यूज हैं, कल की क्लास में कोई 20 मिनट में एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली सिचुएशन जिसमें कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है क्या कि आप नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करें किन लोगों को, माइनर को या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को या उनके डिपेंडेंट्स को। और इसमें हमने ये स्टडी किया था, अगर कोई माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहता नहीं किसी दूसरे बंदे को, लेकिन वो दूसरा पर्सन नेसेसिटीज ऑफ गुड्स, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करता है, तो क्या ये दूसरा पर्सन रिकवर करवा सकता है? हालांकि हो सकता है उस माइनर ने या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ने कहा ना हो, उसके कहे बगैर ही अगर उसको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, रिकवरी हो सकती है। हमने कहा था बिल्कुल लॉ कहता है रिकवरी हो सकती है, लेकिन इसकी कंडीशंस क्या है? पहला, जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो, प्राइस रीजनेबल हो, और तीसरी चीज वो अगर प्रॉपर्टी है इनकी तो उससे रिकवरी होगी, वरना रिकवरी नहीं होगी। क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखना है, अगर माइनर या अनसाउंड माइंड का जिक्र कर रहे हैं, खासतौर में माइनर का, तो फौरन क्लिक हो जाए आपको कि कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जितनी भी सिचुएशंस हैं हर सिचुएशन का अपनी अलग-अलग कंडीशन है कि किस सिचुएशन में हम उसे रिकवरी कर सकते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा रीजनेबल प्राइस रिकवर कर सकते हैं। सेकंड हमने स्टडी किया था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर किसी की कोई गुड्स गुम हो जाएं और कोई दूसरा बंदा उनको ढूंढ लेता है, तो फिर हालांकि जो ट्रू ओनर है वो और जो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स है इनके दरमियान में कोई लिखत पढ़त नहीं होगी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन एग्री नहीं हुई होंगी, लेकिन फिर भी लॉ अज्यूम करता है जैसे ही फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड को कोई चीज मिली तो वो उसके दरमियान में और ट्रू ओनर के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या पार्टीज की राइट्स एंड ड्यूटीज, लायबिलिटीज हैं? बिल्कुल है। पहले कभी हमारे सिलेबस में ये डिटेल में हुआ करता था, ठीक है, इसीलिए हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए पास का आपको लगे कि ये थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन अब सिर्फ उसने बेसिक कंसेप्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए हैं कि जो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड होगा उसकी लायबिलिटीज क्या होगी। पहला कि वो टू टेक केयर, कि उनका ध्यान रखे, ठीक है, और ट्रू ओनर को ट्रेस करे, तब तक उसको संभाल के रखेगा। जाहिर है समटाइम कुछ चीजों को संभाल के रखने पे एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ते हैं, जैसे ज्वेलरी आइटम्स है, हो सकता है उन्हें किसी सेफ का स्टडी में रखना हो, ठीक है, तो सेफ के एक्सपेंसेस हो सकता है इनकर करने पड़े हो। समटाइम ऐसा होता है कि जी किसी का कोई जानवर जैसे पालतू बिल्ली है वो गुम हो गई और दूसरे को मिली, वो ट्रू ओनर को ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक वो मिलता नहीं है जाहिर है उसका जो भी खाने पीने का इंतजाम आता है वो करवाने होते हैं। तो ट्रू ओनर को ट्रेस करना है, इस ट्रेस करने में कुछ एक्सपेंसेस इनकर होंगे, ठीक है। वो फिर हम राइट्स में आते हैं कि इसका राइट है क्या रिटेन कर सकता है इन चीजों को, और अगर ट्रू ओनर मिल जाए तो उसको वो चीजें देके अपने रीजनेबल एक्सपेंसेस रिकवर करवाएगा, और अगर ट्रू ओनर ना मिले और चीजों की वैल्यू के 2/3 तक एक्सपेंसेस पहुंच जाए फिर सेल कर सकता है, फिर सेल कर सकता है। यानी क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड उन चीजों को सेल कर सकता है, आपने कहना बिल्कुल सेल कर सकता है। शर्त क्या है कि हाँ जी, कि या तो वो गुड्स पेरिशेबल हो या जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो गुड की वैल्यू के 2/3 तक पहुंच जाए। पेरिशेबल देखिए ये डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है चंद घंटों में खराब हो जाए, कुछ हो सकता है चंद दिनों में, कुछ को हो सकता है चंद महीने लगे। तो लॉ इस तरह की सिचुएशन में बड़ा सेफ होकर चलता है, वो कभी भी पक्का टाइम नहीं बताता। आपने इसे पहले भी देखा होगा, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल पीरियड, तो एंड पे कहता है ये केस टू केस वेरी करता है। तो पेरिशेबल नेचर में कितनी देर उसको रखना चाहिए और कब सेल करना चाहिए ये केस टू केस वेरी करता है। दोनों कंसेप्ट्स हो गए क्लियर। ये हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए जी। किसी के पैसे हो
तो आप इश्तिहार दे सकते हैं, मतलब उस जगह पे उसके आसपास इर्द गिर्द लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए। इसमें जाहिर है आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि पैसों की आप अमाउंट नहीं बताते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि कुछ पैसे गुम हुए हैं, किसी के हमें मिले हैं। आपने बाजू का देखा, मस्जिद में अगर देखे ना तो किसी की घड़ी रह जाती है बाजू का, या किसी के पैसे रह जाते हैं, तो बाद में इमाम साहब ऐलान करवाते हैं कि जी वुजू खाने से हमें कोई चीज मिली है, घड़ी मिली है, निशानी बता के ले जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली वही केस है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड का। ठीक है, कि जब आपको किसी को कोई चीज मिलती है तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। लॉ इसके लिए वर्ड यूज करता है बेलमेंट या बेली, ये भी हमारे सिलेबस में पहले हुआ करता था, अब नहीं है। बेलमेंट कहता है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड ऐसा ही है जैसे बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? अमानत रखवाना। किसी के पास जब कोई अमानत रखवाते हैं तो वो क्या होता है? बेलमेंट। तो जब हमें कोई चीज, जैसे इन भाई का मोबाइल कहीं गुम हो गया, मुझे मिला, तो मेरी वही हैसियत होगी, स्टेटस इसका वही होगा जैसे उस वक्त होगा अगर इन्होंने उस वक्त जब इन्होंने मोबाइल बतौर अमानत मेरे पास रखवाया होता। अगर मेरे पास मोबाइल बतौर अमानत रखवाया होता तो जो मेरे राइट्स एंड ड्यूटीज थे एग्जैक्टली वही राइट्स एंड ड्यूटीज उस सिचुएशन में होंगे जब इनकी चीज गुम हुई और मुझे मिली। वो मेरे पास बतौर अमानत है, वो मैं उसका मालिक तो नहीं बन गया। तो इसीलिए समटाइम कहा जाता है कि फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड जो है ये ऐसा ही रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है इसका ट्रू ओनर के साथ जैसा बेलमेंट यानी अमानत वाली ट्रांजैक्शन में क्रिएट होता है। क्लियर है आंसर? और जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि किसी एक बंदे का फायदा किसी दूसरे के नुकसान पे नहीं होना चाहिए। नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर या एट द लॉस ऑफ अदर। यानी फर्ज कीजिए इनकी चीज गुम हुई और मैंने उसको ढूंढा और अपने पास रख लिया। मैंने कहा ये तो मुझे अल्लाह ताला की जमीन से मिला, ये तो मेरी चीज हो गई। अब मुझे बेनिफिट हुआ और इनको नुकसान हुआ। अल्लाह कहता है नहीं, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। हमारे लिए एक्सेप्टेबल क्या है? इक्विटी का रूल, कि ना किसी को फायदा हो ना किसी को नुकसान हो। अब इक्विटी का रूल कैसे अप्लाई होगा? क्या इक्विटी का रूल इस तरीके से अप्लाई होगा कि इनकी गुम हुई चीज मैंने रख ली? इक्विटी का रूल इस तरीके से अप्लाई होगा कि इनकी गुम हुई चीज मुझे मिली, मैंने इनको वापस कर दी और जो मेरा खर्चा हुआ था इन्होंने मुझे वो दे दिया। अगर ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से हो तो देखिए दोनों एक बराबर हो गए, ना किसी का फायदा हुआ ना किसी का नुकसान हुआ। इसलिए वो कहते हैं कि जो क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है ये बेस कर रहा होता है लॉ ऑफ इक्विटी की बेस पे, कि एक बंदे का फायदा और दूसरे का, किसी बंदे को दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा नहीं करना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? अगली एग्जांपल की तरफ चले। यहां तक तो मैंने आपको रिवीजन कर दी ताकि प्रीवियस कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं फ्रेश हो जाए, क्योंकि आज फिर क्वेश्चन जो हम करेंगे उनमें भी ये कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे, तो मैंने बेहतर समझा कि इनकी क्विक रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट, मनी पेड बाय मिस्टेक आर अंडर कोर्शन। फर्ज कीजिए हमने अमेज़न से OLX से दराज से कोई चीज मंगवाई और हमने फॉर एग्जांपल एडवांस पेमेंट कर दी। फर्ज कीजिए अब एड्रेस जो बंदा गुड्स लेके आ रहा था उसका एड्रेस ढूंढने में मुश्किल हुई, हमारे बजाय उसने 2-3 घर साथ किसी दूसरे बंदे को वो गुड्स डिलीवर कर दी गलती से। क्या अब वो दूसरा बंदा इन चीजों का ओनर बन गया? नहीं। अब हालांकि हमने उसको नहीं देखा, हो सकता है कभी हम उससे मुलाकात भी ना हुई हो फॉर एग्जांपल, लेकिन अब हम दोनों के दरमियान में क्या उससे ये चीजें वापस करनी चाहिए? बिल्कुल वापस करनी चाहिए। ठीक है, कि अगर किसी को कोई चीजें गुड्स डिलीवर हो जाएं गलती से तो वो उसकी नहीं हो जाती, बल्कि उसको वो गुड्स वापस करने। अब हमने दोस्त से मिलने के लिए गए, घर वालों ने आपको कोई सामान खरीदने के लिए भेजा था, आपने कहा था समोसे लेके आओ। आज समोसे लेके वापस जा रहे हैं, रास्ते में दोस्त का घर पड़ा, आपने कहा चलो से हेलो करते जाए। उसके घर बैठे और वापसी पे वो समोसों का शॉपर उठाना भूल गए। अब आपके दोस्त ने ये समझा कि आप उसके लिए लेके आए थे, उसने खा लिया। क्या वो आपको रिटर्न करने के लिए लायबल है? अल्लाह कहता है यस, क्योंकि ये गुड्स उस तक डिलीवर जरूर हुई लेकिन बाय मिस्टेक हुई, गलती से हुई। ठीक है, इसी तरह अंडर क्वेश्चन अगर फर्ज कीजिए एक बंदा दूसरे से गन पॉइंट पे कोई पैसे छीन लेता है, तो क्या उसको वो पैसे रिटर्न करने हैं? बिल्कुल रिटर्न करने हैं। ये दोनों सिंपल। अगर बाय मिस्टेक गलती से किसी बंदे को चीजें कुछ पहुंच जाए उस तक, या वो बाय फोर्स कोई चीजें हासिल करे, तो लॉ कहता है ये चीजें उसकी नहीं होगी, उसे रिटर्न करनी पड़ेगी टू ओनर को। हाँ, क्वेश्चन में क्रिमिनल, लेकिन देखिए क्वेश्चन में हो सकता है क्रिमिनल एक्ट हो, लेकिन हम क्रिमिनल साइड को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते भला? क्योंकि हम सिविल लॉ पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कहता है ना क्या होगा, हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गुड्स, सर्विसेज और पैसे इनको डील करता है। वो क्राइम्स को, उनकी पनिशमेंट क्या होगी, उनको कभी भी डील नहीं करता। उनको पाकिस्तान पेनल कोड डिस्कस करता है। इसलिए हम सिर्फ, चाहे अगर कोई किसी ने किसी मर्डर की धमकी दी है, ठीक है, तो वो क्राइम है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए,
उसको प्रैक्टिकली देखा, गिरफ्तार भी कर लेते हैं। बहुत औक़ात वो मांगते हैं, भत्ता मांगते हैं, गिरफ्तार भी कर लेते हैं। फर्ज कीजिए इसी तरह अगर भत्ता, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ताजिर था, उसको किसी ने धमकी दी कि भाई ये गोली है और इसके साथ 20 लाख रुपया दो वरना हम आपके बच्चे को कत्ल कर देंगे। अब हालांकि ये क्राइम है, फर्ज कीजिए वो दे देता है पैसे और बाद में पुलिस को रिपोर्ट करवाता है, क्या उसका राइट है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि ये 20 लाख उसको वापस मिले? बिल्कुल राइट। लेकिन धमकी देने वाले को भी सजा मिलेगी, उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है। क्यों? उसका स्कोप नहीं है। वो कहां पता चलेगा कि धमकी देने वाले को क्या सजा मिलनी है? साहब पिनल कोड क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी। मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से घर किराए पे लिया। असल मालिक कौन है? बी। वो कहीं और रहता है अपने घर में। अब ए किरायादार है। इस घर में जो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा साल के बाद वो किसकी जिम्मेदारी है? मालिक मकान की, मिस्टर बी की। अब जाहिर है नोटिस तो उस घर के एड्रेस पे आएगा। घर के एड्रेस पे आया, किराएदार ने कहा कि ये तो मालिक मकान ने पे करना है, उसने पे नहीं किया। कुछ दिनों के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले आ गए, उन्होंने कहा जी हम इस घर को सील करने लगे, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है अगर प्रॉपर्टी टैक्स ना पे किया जाए तो घर को सील कर दिया जाता है। हम घर को सील। वो किराएदार कहने लगा भाईजान ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो यहाँ पे खुद किराएदार, आप तो मालिक मकान के साथ वाला घर है, 2-4 घर छोड़ के उधर जाए, उससे पैसे रिकवर करें, उसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। एलडी वाले कहने लगे नहीं सर जी हमें तो इससे घर, अब प्रॉपर्टी टैक्स इस घर का नहीं पे हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सील हम दूसरे घर को कर दें, हम तो इसी घर को सील करेंगे। अब अगर घर सील हो जाता है तो किराएदार वहां पे रह नहीं सकेगा, उसके अंदर उसकी घर के अंदर उसकी जरूरत जिंदगी की चीजें हैं, वो बाद में उनको इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए किराएदार ने क्या किया? प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया। यानी सिचुएशन क्या बनी? मनी पेड, किराएदार ने पैसे दिए फॉर अनदर पर्सन, मिस्टर बी के लिए, बाय इंटरेस्टेड पार्टी, मिस्टर ए ने पेमेंट की। इंटरेस्टेड पार्टी इस केस में कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर इंटरेस्टेड क्यों है? हालांकि इसकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि अगर पे नहीं होता वो इफेक्ट होगा, लेकिन पेमेंट की किसके बिहाफ है? मालिक बी के बिहाफ, ओनर के बिहाफ पे। अब बाद में ओनर आ गया, मिस्टर ए ने ओनर से कहा भाई प्रॉपर्टी टैक्स, ओनर ने कहा मैंने तुम्हें कहा था प्रॉपर्टी टैक्स पे करो, तुमने अपनी मर्जी से किया, मैं तो कोई पैसा नहीं देता। क्या किराएदार प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करवा सकता है? ला इसका जवाब, ला कहता है यस, लेकिन इसकी कंडीशंस है, कंडीशन जरा गौर से सुनिए। पहली चीज, जो पेमेंट की गई है वो लॉफुल पेमेंट होनी चाहिए, यानी लीगल लायबिलिटी होनी चाहिए, अनलॉफुल पेमेंट नहीं होनी चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स पे करना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? लीगली बाउंड थी पार्टी? बिल्कुल। यानी सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो पेमेंट हमने की है और जिससे रिकवर करवाने के लिए हम कह रहे हैं वो वाकई उस बंदे की लीगल ऑब्लिगेशन थी। ठीक है, वाकई लीगल ऑब्लिगेशन थी। दूसरी चीज, किराएदार ने जो पेमेंट की है वो वॉलंटरी रजाकाराना तौर पे नहीं की। दो एग्जांपल है यहाँ पे। एक एग्जांपल में ये कहता है किराएदार ने पेमेंट की, दूसरी एग्जांपल में ये कहता है जी हमसाया था, उसने कहा जी अब ये घर सील हो जाएगा, अच्छी बात तो नहीं, मेरे इसके साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुक है, मार्केट में खबर फैलेगी कि इसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, इसकी रेपुटेशन इफेक्ट, चलो मैं जो है इसके अच्छी इसको रेपुटेशन को सेव मैं पेमेंट कर देता हूं। तो ला कहता है अब ये हमसाया पैसे रिकवर नहीं करवा सकता। क्यों? ये उसने रजाकाराना तौर पे पैसे दिए, तो पेमेंट होनी चाहिए नॉन वॉलंटरी। और किस लिए? ये दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओन इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी दूसरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। इन भाईजान ने 1000 रुपया उधार लिया, ड्यू डेट हफ्ते बाद का वापस करेंगे, वापस नहीं कर रहे, अब ये दोनों लड़ झगड़ रहे हैं। मैं करीब से गुजरा, मैंने कहा लड़ना झगड़ना बुरी बात है, तो पैसे दूसरे का मेरे पास है नहीं, मैंने कहा चलो ये पैसे ले लो। अब मैंने अगर पेमेंट दे दी इनको, क्या मैं बाद में इनसे रिकवर करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता। क्यों नहीं रिकवर करा सकता? ये वॉलंटरी है, नॉट वॉलंटरी आप रिकवर करवा सकते हैं, वॉलंटरी नहीं। या इसको यूं भी देख सकते हैं, ये मैंने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट नहीं की, इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट किया। तो जरूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट कर रहे हो, फिर रिकवर करवा। अब देखिए किराएदार वाली एग्जांपल में, किराएदार अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट कर रहा था कि किसी और का, तो रिकवरी करवा सकता है। और हमसाया वाली एग्जांपल में अगर हमसाया पेमेंट कर देता है, वो अपना इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो अपने घर में, उसके घर का तो कोई मसला नहीं है। कंडीशन क्लियर होगी तीनों?
आगे चलते हैं। नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, ये वही एग्जाम्पल है, अब आगे डिटेल में डिस्कस होने लगे हमारे सामने। आग लगने वाली एग्जाम्पल याद है, दुकान को आग लग गई, क्या पैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं? डूबते को बचाया, और अगर गाड़ी साफ करवाई, तो इन जितनी भी एग्जांपल्स है ना, इनमें देखें, इन सब में कॉमन क्या है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नहीं कहा कि मुझे आप गुड या सर्विस प्रोवाइड करें, तीनों में नहीं कहा। लेकिन कुछ केसेस में हम कहते हैं कि जी पैसे रिकवर होंगे, कुछ केसेस में कहते हैं पैसे रिकवर नहीं होंगे। अब आग लगी और वो भाई घर में थे अपने, दुकानदार ने आग बुझाई, इसमें आपने कहा सर पैसे नहीं रिकवर होंगे, लेकिन किसी ने आके गाड़ी का शीशा साफ किया, इसमें आप कहते हैं पैसे रिकवर। हालांकि दोनों सूरतों में जिस पार्टी ने गुड या सर्विस रिसीव की उसने तो नहीं कहा, दोनों सूरतों में देखे नहीं कहा कि मुझे प्रोवाइड करें, तो फिर कैसे एक में आप कह रहे हैं रिकवरी होगी, दूसरे में कह रहे हैं रिकवरी नहीं होगी? इसका जवाब ला देता, कहता है जब आप किसी के कहे बगैर उसे गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करें, किसी के कहे बगैर उसे गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उसके पैसे रिकवर करवा सकते हैं कि नहीं, ये कंसेप्ट डिस्कस होगा यहाँ पे नॉन ग्रेचुइटस एक्ट में, या इसे नॉन ग्रेचुइटस एक्ट के साथ ब्रैकेट में गुड या सर्विसेज भी कह सकते हैं। कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले मुझे बताया ग्रेचुइटस का मतलब क्या होता है? रजाकाराना तौर पे, फ्री यानी वॉलंटरी। ग्रेचुइटस और वॉलंटरी का एक ही मतलब है, अल्लाह वास्ते आपने किसी को कोई चीज दे दी, कोई काम कर दिया। और नॉन ग्रेचुइटस का मतलब क्या है? नॉन वॉलंटरी, आपने कहा नहीं मैंने पैसे लेना, आपका इरादा यह है कि आपने रिकवरी करवानी है, ठीक है। कंडीशंस क्या है? अगर कोई पर्सन आपको गुड या सर्विस प्रोवाइड करे आपके कहे बगैर, आपके, ये अहम कंसेप्ट है, अगर कह दिया फिर ये रूल नहीं लगेगा, फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या पैसे रिकवर करवा सकते हैं? नहीं। पहली कंडीशन करवा सकते हैं जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो। पहली, इंटेंडेड टू बी नॉन ग्रेचुइटस, जो बंदा गुड या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका इरादा, इंटेंशन क्या है उसकी, कि ये नॉन ग्रेचुइटस। अगर उसकी इंटेंशन ये है कि उसने पैसे रिकवर करवाने हैं, फिर पैसे रिकवर होंगे। फर्ज कीजिए हम अपने घर जा रहे हैं और हमें रास्ते में लाइन लगी, रमजान का टाइम है और अफ्तारी के करीब हमें लगा वहां पे लोग वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नान चने या कोई चीज बांट रहे हैं, अफ्तारी का सामान, अब हलवा पूड़ी। बताइए अब अगर हम वो रिसीव कर लेते हैं तो क्या हम पैसे देने के पाबंद होंगे? क्यों? सर्कमस्टेंसेस से नजर क्या आ रहा है आपको, ये ग्रेचुइटस है कि नॉन ग्रेचुइटस? ग्रेचुइटस, इसके पैसे हमने अदा नहीं करने। लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस से लगे कि ये नॉन ग्रेचुइटस है, ठीक है, हम आगे थोड़ा आगे चले, आगे गए तो वहां पे निहारी भी मिल रही थी, रश लगा हुआ था, हमने समझा ये भी फ्री में निहारी मिल रही है, हालांकि रश इस वजह से लगा था कि वो निहारी बड़ी अच्छी थी, मजे की थी। अब अगर हमने निहारी ले ली और वो हमसे पैसे मांगे, क्या हम पैसे देने के पाबंद है? क्यों? ये कैसे, ये सर्कमस्टेंसेस से पता। अब नॉन ग्रेचुइटस कैसे किसी के दिमाग में घुस के थोड़ा देख सकते हैं, ये सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है। अब जिसने आग बुझाई हमारी दुकान की, अगर वो साथ वाला दुकानदार था तो ग्रेचुइटस है कि नॉन ग्रेचुइटस? ग्रेचुइटस है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर वो कोई ऐसी सर्विस थी, जैसे पाकिस्तान में तो खैर ये फ्री होती है, लेकिन समटाइम मार्केट में फॉर एग्जांपल उन्होंने ये सर्विस रखी हुई है कि अगर किसी दुकान पे आग लगी तो उसको बुझाया जाएगा, लेकिन उसके बदले में उसे एक्सपेंसेस रिकवर करवाए जाएंगे। अगर किसी मार्केट में मार्केट यूनियन प्रेसिडेंट सदर ने ये सर्विस रखी, इस सूरत में अगर आग बुझाई जाती है तो फिर ये नॉन ग्रेचुइटस है, नॉन ग्रेचुइटस है। क्लियर होगी नॉन ग्रेचुइटस? तो पहली कंडीशन क्या है? अगर कहे बगैर कोई गुड या सर्विस हमें सप्लाई करे, हमने पैसे देने हैं कि नहीं, डिपेंड करता है कंडीशन में। पहली कंडीशन क्या है? दूसरा, डिलीवर्ड लॉफुली, ये लॉफुल गुड या सर्विस होनी चाहिए। कोई अफीम हुई, चर्स हुई, इलीगल हुई, तो वो अगर कहे बगैर हमें उसने दे, वो रिकवर नहीं करवा सकता। फिर पर्सन इंजॉयड बेनिफिट्स, पर्सन ने बेनिफिट को इंजॉय किया हो, यानी उसे गुड या सर्विसेज मिल चुकी हो, ठीक है। जैसे वो शीशे वाली एग्जांपल में आप ये कहते थे सर गाड़ी में हम बैठे हैं, वो आया उसने शीशा साफ किया, हमारी तो कोई उसे ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं हुई, हमने तो ना बाय वर्ड्स का और ना ही बाय कंडक्ट का, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, हमने तो कंडक्ट भी नहीं है, तो लायबल है। क्यों लायबल है? हमने बेनिफिट रिसीव किया। आपको चाहिए था बेनिफिट रिसीव करने से पहले रिफ्यूज कर देते। अगर आप पहले रिफ्यूज करते, अगर आप रिफ्यूज नहीं करते तो वो आप कहते थे ना सर साइलेंस तो आपने कहा एक्सेप्टेंस नहीं होती,
ये तराज उठाते, एक दो एग्जांपल में आपने ये तराज उठाया था कि सर इस एग्जांपल में आप क्यों कह रहे हैं हमने पैसे, आपने तो सिखाया हमें साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो गाड़ी में बैठे हम साइलेंट है तो वो आके हाँ हमने बेनिफिट रिसीव कर लिया। तो ये 3 कंडीशंस हैं, तीनों पूरी होंगी तो फिर वो बंदा हमसे पैसे रिकवर करवा सकता है जिसने ये गुड या सर्विस प्रोवाइड की। क्लियर? अब सुन लीजिए, ये 5 एग्जांपल छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके साथ जो कंडीशंस है ना ये एग्जाम में टेस्ट करता है। आपने कोई भी केस स्टडी आई, सबसे पहले देखना है ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी एग्जांपल है, और फिर अगर उसकी कंडीशंस हैं, जैसे पहले वाली की कंडीशन है, ये चौथे वाले की, पांचवें वाले की भी कंडीशन है, तो ये कंडीशंस आपने क्वेश्चन में केस स्टडी में ढूंढनी है। कंडीशन मिल जाए तो फिर आप कहें हाँ जी लायबिलिटी है, पे करेंगे, और अगर कंडीशंस में कोई वायलेट होती है फिर आप कहेंगे कोई लायबिलिटी नहीं। क्लियर? ये अब ऐसा कीजिए, सिर्फ आपने इस कंसेप्ट को पढ़ना है, आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस कंसेप्ट को जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ने, क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मीनवाइल मैं अपनी प्रेजेंटेशन सेट कर लेता हूं, पॉज कीजिएगा जी। रीडिंग आपने कर ली होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है वॉलंटरी का मतलब बता दीजिए। वॉलंटरी या ग्रेचुइटस का मतलब एक ही है, पहले तो ये ज़हन में रखिए, वॉलंटरी का मतलब और ग्रेचुइटस का मतलब एक ही है, और नॉन वॉलंटरी और नॉन ग्रेचुइटस का मतलब एक ही है। वॉलंटरी और ग्रेचुइटस का मतलब रजाकाराना तौर पे सवाब की नियत से। ला ये कहता है आप जो भी काम नॉन वॉलंटरी या नॉन ग्रेचुइटस करेंगे ना रजाकाराना, वो बाद में आप उसके पैसे नहीं क्लेम कर सकते, उसके बदले में आप सिर्फ सवाब ही मिलना है, पैसे नहीं मिलने उसके बदले में। यह है नॉन वॉलंटरी। उसी तरह ये कहता है अगर फर्ज कीजिए 2 लोगों के दरमियान में झगड़ा है और झगड़ा खत्म करवाएं किसी का तो जन्नत में घर है, तो मैंने इस नियत से, सवाब की नियत से दोनों का झगड़ा, मैंने कहा यार ये 10 रुपए का, ये लो 10 रुपए, क्या बाद में मैं इससे 10 रुपए रिकवर करवा सकता हूं? क्यों? क्योंकि वो नॉन वॉलंटरी था, नॉन वॉलंटरी था। क्लियर हो गया? हाँ जी। इसी तरह फर्ज कीजिए कि अगर आप ऊपर कैंटीन में जाते हैं और वहां पे समोसे पड़े हुए हैं, आपने वहां से कहा भाई एक समोसा दीजिए और समोसा खा लिया, क्या बाद में पैसे देने के पाबंद है? या क्यों? ये नॉन वॉलंटरी या नॉन ग्रेचुइटस था। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैं टीए से समोसे मंगवाता हूं और एक समोसा सबको दिया, आपने खा लिया, उसके बाद मैंने कहा पैसे, क्या पैसे रिकवर करवा सकता हूं? क्योंकि नॉन ग्रेचुइटस है। अच्छा कैसे पता चला आपको, सॉरी ये ग्रेचुइटस है, ये जो मैंने दिया कैसे पता चला आपको? क्लास में जो समोसे आपने खाए ये ग्रेचुइटस वॉलंटरी है, और जो कैंटीन में जाके खाए वो नॉन, कैसे पता चला? सरकमस्टेंसेस है, क्योंकि आपको पता है कि टीचर्स क्लास में समोसे नहीं बेचते, वो अगर कोई समोसे या जूस पिला रहे हैं तो वो वॉलंटरी है, ग्रेचुइटस है। हाँ लेकिन कैंटीन वाला जो है वो फ्री में नहीं देता समोसे, वो तो पैसे लेता है, तो वहां से जो समोसे मिलेंगे वो क्या होंगे? नॉन ग्रेचुइटस, नॉन वॉलंटरी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, चलिए जी। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी कोई नहीं। चलिए अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है वो तो अपनी बुक्स नोट्स वगैरह बंद कर दें और सामने देखिए अटेंटिवली, ताकि आपके माइंड में जो भी कंसेप्ट्स बिखरे हुए हैं केस स्टडी सामने आए तो आप उसका एनालिसिस कर सकें। हाँ जिनको नजर नहीं आ रहा सामने ठीक तरीके से वो अपनी नोटबुक्स वगैरह में देख सकते हैं, नोट्स में। स्टार्ट करें जी। पहला क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। डिस्क्राइब करना, सिर्फ लिस्ट नहीं देनी, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी, अच्छा सारा भी डिस्क्राइब नहीं करना। 5 नंबर है, 5 एग्जांपल्स हैं, कितना को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन हेडिंग के साथ एक दो लाइन एक्सप्लेन। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? फाइंडर ऑफ द लॉस कोड, नेसेसरीज सप्लाई टू माइनर, मनी पेड अंडर मिस्टेक और क्वेश्चन, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, मनी पेड में इंटरेस्टेड पर्सन। शाबाश शाबाश, लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। चलिए ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। कमेंट ऑन इनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड विद माइनर। अच्छा आपको पता है एज यूजुअल शुरू में हमारे क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, एंड में जाके पास पेपर की जब बारी आती है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है। मरियम ए माइनर बायज मेडिसिन फ्रॉम जैन, मरियम हैज नो प्रॉपर्टी, रिकवरी हो सकती है? नहीं रिकवरी हो सकती। अच्छा प्रॉपर्टी होती फिर रिकवरी हो सकती थी? क्या मेडिसिन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है? माइनर, मरियम माइनर है, मेडिसिन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, रिकवरी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी से, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है रिकवरी नहीं हो सकती। क्या मरियम को इंसॉल्वेंट करार दिया जा सकता है? क्योंकि उसने अपना डेट पे नहीं किया, माइनर को इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जा। शाबाश, ए क्लियर। बी, हबीब सप्लाइड नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू अरसलान ए माइनर, रिकवरी हो सकती है? हाँ
रीजनेबल प्राइस की रिकवरी हो सकती है प्रोवाइडेड अरसलान की प्रॉपर्टी हो। अगर अरसलान की प्रॉपर्टी नहीं है तो रिकवरी नहीं हो सकती। वो आपको याद है वो BMW वाली एग्जांपल माइनर को दिए थे, हालांकि रिकवरी नहीं हो सकती, लेकिन हमने कहा था गाड़ी लेके जा सकता है, क्यों? प्रॉपर्टी थे। सी हबीब सप्लाइज नेसेसरीज टू दी वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अरसलान ए माइनर। हाँ, डिपेंडेंट। अच्छा, आपने क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना कि माइनर है उसके बीवी बच्चे कैसे हो सकते हैं, मैं पहले बताया था, ठीक है। माइनर लॉ ये कहता है माइनर उसके डिपेंडेंट को सप्लाई करे, रिकवरी हो सकती है, तो यहां पे भी रिकवरी हो सकती है। अच्छा, सम टाइम यहां पे तो उसने देखे बी और सी में क्लियरली बता दिया नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, हमें खुद से अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं करना पड़ी, लेकिन कभी कभार वो गुड्स को डिस्क्राइब कर देता है कि प्रोवाइड क्या किया है, उस सूरत में आपको जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी कि वाकई ये नेसेसरीज हैं कि नहीं है। जैसे ए वाले केस में देखे उसने मेडिसिन का, तो हमें जजमेंट अप्लाई, क्या मेडिसिन नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, ठीक है, लेकिन क्लियर इंडिकेशन होती है, आपको कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता ये डिसाइड करने के लिए कि नेसेसरी है कि लग्जरी है। डी हबीब सप्लाइड ए कोट विद डायमंड बटन्स टू अरसलान ए माइनर। अगर सिर्फ कोट होता तो हम कहते हैं नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, ये डायमंड लग्जरी है। इसमें अच्छा, इसमें रिकवरी करवा सकता है, सिर्फ कोट की जो कीमत है, डायमंड की नहीं ले सकता भाई। ये कोट के पैसे तो ले सकता है ना, 200 का कोट, उसके ऊपर 5 लाख के डायमंड बटन, तो 5 लाख लग्जरी है, वो नहीं रिकवर करवा सकता, लेकिन 200 तो रिकवर करवा सकता है। लेकिन बहरहाल हम केस स्टडी में ही कहेंगे कि लग्जरी है, इसलिए इसकी रिकवरी नहीं होगी। ई ए परचेज 11 कोट्स फॉर माइनर, माइनर हैड सफिशिएंट क्लॉथ्स एट दैट टाइम। ये नेसेसरी नहीं है, उसके पास ऑलरेडी कोट थे, क्यों दिए? नेसेसरी नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती। अगर प्रॉपर्टी पहले ना हो बाद में आ जाए तो फिर उससे रिकवरी करवाई जा सकती है, बिल्कुल करवाई जा सकती है। क्लियर? ये इसमें कोई प्रॉब्लम? 3 का पार्ट, आजम सप्लाइज हबीब ए लुनेटिक विद नेसेसरीज सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। उसने नेसेसरीज ऑफ गुड सप्लाई की। इज आजम एंटाइटल्ड फॉर रिइंबर्समेंट? रीजनेबल उसकी प्रॉपर्टी में से। B वसीम सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ सईद अल लुनेटिक विद नेसेसरीज सूटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ। इज वसीम एंटाइटल्ड फॉर रिइंबर्समेंट? वही पिछले वाले क्वेश्चन की कंसेप्ट है, फर्क सिर्फ यह है कि पहले उसने माइनर की एग्जांपल दी थी, अब अनसाउंड माइंड की एग्जांपल दे रहा है, बात तो वही है। ए क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 4 का ए पार्ट। बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध ऑन ए लीज ग्रांटेड बाय आजम ए जमींदार। द रेवेन्यू पेएबल बाय आजम टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियस। तो उसने गवर्नमेंट का कोई जो टैक्स वगैरह होता है जमीन के ऊपर, वो गवर्नमेंट का पे नहीं किया, एरियस में है। हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा जी इसकी लैंड बेच दो, एडवर्टाइज कर दिया। अच्छा, अब देखिए यहां पे लीज का मतलब रेंट ही होता है, काउंटिंग में आप इसका फर्क पढ़ेंगे, लेकिन कॉमन लाइफ में लीज का मतलब सिचुएशन क्या है? बाबर ने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ली, किससे? जिसके ऊपर आजम ने टैक्स अपने अदा नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा टैक्स अदा नहीं किया, हम रिकवरी करेंगे, जमीन बेच के टैक्स रिकवर करो, बाकी पैसे आजम को मिल जाएंगे। अब इसमें बाबर तो फंस गया, उसने उसके ऊपर हो सकता है कोई काश्तकारी कोई और दूसरा काम कर रहा हो। हुआ क्या गया? कह रहे अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी द एनलमेंट ऑफ बाबर्स लीज। कि जब सेल हो जाएगी जाहिर है लीज खत्म हो जाएगी, फिर जो नया ओनर होगा उसकी अपनी मर्जी है, वो लीज पे उस जगह को देता है कि नहीं देता। बाबर टू प्रिवेंट द सेल एंड द कॉन्सिक्वेंट एनलमेंट ऑफ हिज ओन लीज पेज द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम आजम। सेल से बचने के लिए बाबर ने वो ड्यूज पे कर दिए। इज आजम बाउंड टू रीपे अमाउंट टू बाबर? अच्छा एक मिनट है, ये डिपेंड करता है। पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये लाइट्स ऑन कीजिएगा। हाँ, ये लाइट्स जो है, हाँ, ये बटन नोट कर ले कौन सा। ये वक्तन फक्तन मैं इधर घूमता फिरता रहूंगा, तो जैसे ही मैं इधर वहां लाइट ऑन कर दीजिएगा, उधर जाऊं तो लाइट ऑफ, ठीक है। कौन सा वाला? 4th वाला। क्या तीनों कंडीशन पूरी हो रही है? क्या वो जो था आजम, वो बाय लॉ उसकी लीगल एबिलिटी थी? क्या बाबर ने ये अल्लाह वास्ते वॉलंटरी पेमेंट किया? नहीं। क्या बाबर ने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट किया? यस, उसने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट। क्या वो इंटरेस्टेड पार्टी थी बाबर? बिल्कुल। तो अब इसका मतलब है ये रिकवरी बाबर कर सकता है आजम से, ठीक है। क्लियर ए पार्ट? हाँ कर दे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे चलते हैं बी पे। आजम पेज एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ बाबर वॉलंटरली। वॉलंटरली को गौर कीजिए,
टू अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन बाबर एंड हिज लैंडलॉर्ड। बाबर और उसके लैंडलॉर्ड मालिक मकान के दरमियान में झगड़ा हो रहा था, उसने उसको खत्म करने के लिए वॉलंटरी पे, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? रज़ाकाराना और सवाब की नियत से। कैन आजम रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम बाबर? नहीं, क्यों? वॉलंटरी है, रिकवरी करवाने के लिए नॉन वॉलंटरी होना चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि आजम इंटरेस्टेड पार्टी है ही नहीं, ठीक है, आजम इंटरेस्टेड, इसमें इंटरेस्टेड पार्टी बाबर है और जिसका लैंडलॉर्ड है। आजम को तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, चाहे वो दोनों जितना मर्जी लड़ते झगड़ते रहते। सी बिलाल इंपोर्टेड गुड्स एंड स्टोर्ड इन अनम्स वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। ठीक है, वेयर हाउस किराए पे लिया, उसके ऊपर स्मगल्ड गुड्स रख दी। अब कस्टम ड्यूटी वाले छापा मारेंगे तो वो भाई उसी जगह पे छापा मारेंगे जहां चीजें हैं। उन्होंने ये थोड़ी देखना है कि चीजों का मालिक कोई और है और जो गोदाम जगह का मालिक कोई और है। फिर क्या हुआ? द कस्टम अथॉरिटीज रिकवर्ड कस्टम ड्यूटी फ्रॉम अनम। उन्होंने छापा, उन्होंने कहा जी हम तो इसको सील कर देंगे। अनम ने कहा अच्छा मैं टैक्स पे कर देती हूँ आपको, जो भी कस्टम ड्यूटी है ड्यूटीज पे करती। कैन अनम रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बिलाल? अब ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी वाला रूल है। फिर वापस आ जाए, बताइए क्या बाउंड बाय लीगल पेमेंट है? क्या अनम ने वॉलंटरी पेमेंट की? क्या अनम ने अपना इंटरेस्टेड पार्टी थी अनम, अगर पेमेंट ना करती उसे नुकसान होता? तो फिर इसका मतलब है तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, अमाउंट रिकवर हो सकती है। क्लियर? आगे चलें। 5 ए पार्ट। आजम सेव्स बाबर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। कैन आजम गेट कंपनसेशन फ्रॉम बाबर? क्या उसे कंपनसेशन ले सकता है? फिर वापस आ जाए, कौन सा केस है? नॉन ग्रेचुअस एक्ट वाला, कहे बगैर गुड या सर्विसेज प्रोवाइड की। पहला असूल, इंटेंशन क्या थी, ग्रेचुअस के नॉन ग्रेचुअस? अब हाँ, इसमें देखे चूंकि उसने नहीं बताया कि उसकी प्रोफेशनल नेचर ऑफ वर्क ही है, उसका काम ही यही था, ये नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब है आजम ने जो फायर बचाई वो वॉलंटरी एक्ट था। ठीक है, वो वॉलंटरी एक्ट था, तो ये ग्रेचुटस होने की वजह से रिकवरी नहीं हो सकती। हाँ, अगर क्वेश्चन में वो हमसे ये कहता, फर्ज कीजिए कि आजम का काम ही यही है, वो समंदर के किनारे घूमता फिरता रहता है और जो बंदा भी डूब रहा हो उसको बचाता है और उससे पैसे वसूल करता है, फिर अगर वो किसी को डूबता बचाए फिर हम कहेंगे बस। इसी तरह अगर आजम का काम ही यही है, वो उस एरिया में घूमता फिरता रहता है, जहां पे आग लगती है वो उसको बुझाता है और पैसे रिकवर करवाता है, फिर हम कहते हैं कि इसकी इंटेंशन, इस सूरत में इसकी इंटेंशन ग्रेचुटस नहीं होती, फिर हम कहते हैं रिकवर करवा सकता है। लेकिन यहां पे चूंकि नॉर्मली इंटेंशन ग्रेचुटस होती है, इसके लिए पेमेंट, इसकी रिकवरी नहीं हो सकते। लेकिन एक और भी कंसेप्ट है कि प्रॉपर्टी से बचाया आजम रिकवर नहीं करवा सकता, लेकिन जब बाबर को पता चला और बाबर ने खुश होकर कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपया इनाम दूंगा, ये 50,000 रिकवर करवा सकता है। इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है भला? पास्ट कंसीडरेशन इज वैलिड, पास्ट कंसीडरेशन इज वैलिड। अब अगर प्रॉमिस कर दिया बाद में, बी अकरम ए कुली टेक्स द लगेज ऑफ बिस्मा एट द रेलवे स्टेशन टू हर कैबिन विदाउट आस्किंग। उसे बिस्मा ने कहा नहीं था, लेकिन कुली ने सामान उठाया और दूसरी जगह तक पहुंचाया। बिस्मा डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, कैन अकरम गेट कंपनसेशन? क्यों? बिस्मा ने तो कहा ही नहीं है। फिर वापस आ जाए, फिर वापस आ जाए। कौन सा कंसेप्ट है? नॉन ग्रेचुटस एक्ट। बताइए, इंटेंडेड टू बी नॉन ग्रेचुटस, क्यों ये ग्रेचुटस नहीं था? भाई रेलवे स्टेशन पे कुली जो होते हैं उनका काम ही यही होता है, और वो नॉन ग्रेचुटस, उनकी इंटेंशन हमें पता है, सर्कमस्टेंसेस से पता चल रहा है नॉन ग्रेचुटस एक्ट है, लॉफुल एक्ट है। क्या दूसरे पर्सन ने बेनिफिट एंजॉय किए तो रिकवरी होगी। क्लियर? 5 आगे चलते हैं। 6 अवैस ए ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट अफाक्स हाउस बाय मिस्टेक, अफाक ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, कैन अवैस रिकवर द अमाउंट फ्रॉम? कौन सा कंसेप्ट है? मनी पे नहीं, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। ठीक है, समोसे, तो क्या रिकवरी होगी? अब गुड्स तो है ही नहीं, तो जब गुड्स नहीं बचती तो लॉ क्या कहता है? फिर पहले तो लॉ कहता है कि जी गुड्स ही वापस होनी चाहिए, लेकिन अगर गुड्स वापस नहीं हो सकती फिर लॉ क्या कहता है? उसकी रीजनेबल प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस पे की जाएगी। तो यहां पे अगर तो चीजें वापस हो सकती हैं तो अफाक चीजें वापस करेगा, वरना अफाक उन चीजों की प्राइस पे करेगा अवैस को। ये क्लियर? रीजनेबल प्राइस, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस कह लें या मार्केट प्राइस कह लें, वो एक ही चीज है।
क्वेश्चन 7, Adil found a diamond ring at wedding reception of Bilal. Adil told Bilal and other guests about it with an intention to find the true owner. लेकिन वो नहीं मिला. Can Adil retain the diamond ring with himself? बिल्कुल रख सकता है, उसका राइट है. क्या वो जो वेडिंग हॉल का मालिक था वो उसे कह सकता है कि मुझे दे दो? नहीं कर सकता. राइट उसका जो फाइंडर है, जो दुकान का, ये उसने एक और केस स्टडी में उसने बताया था कि एक मोबाइल शॉप के ऊपर किसी की कोई मोबाइल था या घड़ी था, घड़ी गिर गई, तो दूसरा कस्टमर था, उसने उठा ली. दुकान का मालिक कहने लगा नहीं मुझे तो मेरा राइट है. कस्टमर तो ला क्या कहता है, किसका राइट है? फाइंडर का, जिसको चीज मिली, कस्टमर का, दुकान के मालिक का राइट नहीं है. क्लियर? अच्छा, रिटेन में आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि रिटेन कर सकता है, क्योंकि इससे ये मतलब लगेगा शायद वो हमेशा के लिए रिटेन कर सकता है. तो आप एहतियातन एंड पे लिख दीजिएगा until true owner is found. कभी भी ना, तो ट्रू थर्ड एक्सपेंसेस जहां से ऊपर हो जाए बेच दे, पैसे अपने रिकवर करे, बाकी मानत के तौर पे रख ले, जब कभी मिल गया तो पे कर दे, नहीं मिला तो रखे रहे पैसे. 8, Anam and Bilal jointly owe ₹100 to Saima. जॉइंट प्रॉमिसर वाला कंसेप्ट आ गया. Anam alone pays the amount to Saima and Bilal, not knowing this fact, pays ₹100 over again to Saima. एक दफा पैसे अनम ने दे दिए और फिर बाद में गलती से, अच्छा गलती से किसने दिए? बिलाल. क्या 200 रुपए साइमा के हो गए? क्या उसने वापस करने हैं? ₹100 वापस करने हैं. अहम क्वेश्चन, किसको करना है? अनम को तो नहीं करना है. दोनों को 50-50 तो नहीं करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि हाँ, बाय मिस्टेक बिलाल ने पैसे दिए, तो जिसने मिस्टेक की हो, गलती से डिलीवर किए, उसी को वापस मिलेंगे. बी, a railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee except upon the payment of an undue charge for carriage. The consignee pays the sum charge in order to obtain the goods. हमने यहाँ पे कराची गुड्स डिलीवर की, लाहौर से कराची तक. ट्रांसपोर्टर वहां कराची पे पहुंच के कहने लगा, यहाँ पे एग्री हुआ था ₹500 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वहां पे कहने लगा मुझे ₹1500 देंगे तो चीज आपको मिलेगी वरना नहीं मिलेगी. हमने उसे 1500 अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से, अनड्यू चार्ज उसने हमसे मांगा, लेकिन हमें चूंकि चीजों की जरूरत थी, हमने उसे ₹1500 पे कर दिया. उसने हमसे हालांकि एक तरह से जोर जबरदस्ती से लिया है. क्या रिकवरी हो सकती है जो एक्साइज चार्ज हमने पे? बिल्कुल रिकवरी हो सकती है. जो ऊपर वाला केस था ना, ये है मनी पेड बाय मिस्टेक वाला, और जो नीचे वाला रेलवे से अनड्यू चार्जेस वाला है, ये मनी पेड अंडर कोर्शन. दोनों सूरतों में अमाउंट वापस हो सकती है. चलिए जी, ये आ गया हमारा पास्ट पेपर का क्वेश्चन 9 है जी. इसको जरा अटेंटिव होके हमने अटेम्प्ट कर. अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उसने डिफरेंट कंसेप्ट्स टेस्ट किए. करें, अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट आर इम्पोज्ड बाय लॉ. कि समटाइम कुछ स्पेशल सिचुएशन में लॉ कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन इंपोज कर देता है जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह की होती हैं. Although the parties have never entered into a contract, हालांकि पार्टीज ने कभी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं होता. किस तरफ लेके जा रहा है हमें? कुसाई कॉन्ट्रैक्ट की तरह. In view of the provisions of Contract Act 1872, describe the condition which must be fulfilled for claiming the amount in each of the following cases. ये नहीं पूछा बताओ अमाउंट रिकवर हो सकती है कि नहीं. क्या पूछ रहा है? मुझे बताओ कि इस कंडीशन में अमाउंट रिकवर हो सकती है. दोनों रिक्वायरमेंट में फर्क है. यहां पे ये नहीं पूछ रहा बताओ अमाउंट रिकवर हो सकती है कि नहीं. क्या पूछ रहा है? बताओ किन कंडीशंस को पूरा करेंगे तो अमाउंट रिकवर हो सकती है. पहला केस, बाकर सप्लाइड ए जैकेट टू सुल्तान इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर. सुल्तान हुआ अच्छा नेसेसिटी ऑफ सप्लाई लग रही है, ये कंडीशन तो पूरी हो गई. सुल्तान माइनर है, ये कंडीशन भी पूरी हो गई. माइनर की बात कर रहा है ना. सुल्तान हुआ माइनर एग्रीड टू पे ₹2000 फॉर द जैकेट although its market price was pays 1500. तो कंडीशन हमारी पूरी दो कंडीशन पूरी हो रही हैं. माइनर है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ. कौन सी कंडीशन पूरी नहीं? थर्ड कंडीशन जो पूरी होनी चाहिए वो ये है कि प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए. तो अगर आप रिकवर करवाना चाहते हैं तो रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए. रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकते हैं, यानी 1500. क्लियर जी? डिसीजन दे दें या उसके एक्सप्लेनेशन के दौरान इंक्लूड कर दें कि थर्ड कंडीशन है रीजनेबल प्राइस रिकवर की जाएगी, जो कि इस केस में 1500 है. ये कह सकते हैं जो इस केस में फुलफिल नहीं हो रही, 2000 रीजनेबल प्राइस नहीं है. इसके साथ आगे एक्सप्लेनेशन में ये भी कह सकते हैं कि 1500 रीजनेबल है, ये रिकवर हो सकती है.
Second, Ruhi, who paid the electricity bill of Solat without being asked, is now demanding payment from Solat. बिजली क्या कहीं पे इंडिकेट, ये कौन सा कंसेप्ट कौन सा है? ये तो माइनर वाला था, ऑफ सप्लाईज टू माइनर वाला कंसेप्ट था। ये कौन सा कंसेप्ट है? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, नहीं नॉन ग्रेजुएट एक्ट वाला। चले नॉन ग्रेजुएट एक्ट का मुताबिक कर ले। तो नॉन ग्रेजुएट एक्ट के लिए क्या रूल है? नॉन ग्रेजुएट इंटेंडेड टू बी नॉन ग्रेजुएट। जी ये नॉन ग्रेजुएट है जी। थर्ड, अच्छा पहले तो ये एग्री कर ले, ये कंसेप्ट कौन सा है? एक मिनट है रे, पहले वाला नेसेसरी सप्लाइज टू माइनर तो नहीं है। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, मनी पेड बाय मिस्टेक और क्वेश्चन, ये भी नहीं। फोर्थ और फिफ्थ में प्रॉब्लम है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी? बिल किसका था? सोलत का। पे किसने कर दिया? रूही ने। रूही ने सोलत को डायरेक्ट कोई गुड या सर्विसेज प्रोवाइड की है, पेमेंट की है उसके बिहाफ पे, डायरेक्ट गुड या सर्विस प्रोवाइड नहीं की। अगर रूही ने सोलत को गुड या सर्विस प्रोवाइड की होती ना, फिर ये नॉन ग्रेजुएट एक्ट का सवाल पैदा होता। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड की हो, ये रूही ने सोलत को डायरेक्ट कोई गुड या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, बल्कि एक पेमेंट जो कि सोलत की लायबिलिटी थी वो रूही ने अदा की है। तो ये ज्यादा जो कंसेप्ट रिलेट हो रहा है मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी। जी हाँ, तो ये अगली बात है ना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो पैसे रिकवर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपने एनालिसिस किया। रूही का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने क्वेश्चन में कहीं पे बताया कि रूही सोलत की किराएदार थी और ये उसके किराए वाले घर का बिल था। अगर रूही किराएदार होती और ये बिजली का बिल वो किराए के घर वाला होता, फिर शायद हम कह सकते थे कि उसकी लायबिलिटी है। लेकिन चूंकि यहाँ पे रूही इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में रिकवरी नहीं हो सकती। हाँ जी, इंटरेस्ट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना उसका, तो हम यही कहेंगे कि उसने वॉलंटरी पेमेंट किया। आप इसको फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं, फिफ्थ के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं कि उसमें चूंकि उसकी इंटेंशन नॉन ग्रेजुएट नहीं है, ये ग्रेजुएट पेमेंट समझेंगे हम, इसलिए उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। लेकिन मेरा अपना पर्सनली जो असेसमेंट है ना, मुझे फिफ्थ नहीं फोर्थ लग रहा है, क्योंकि फोर्थ में होती है नॉर्मली तीन पार्टीज, ए ने बी को पेमेंट करनी है, तीसरा बंदा सी आके ए के भी हाथ पे पेमेंट कर रहा है। इसमें नॉर्मली दो पार्टीज होती हैं, एक वो जो गुड्स प्रोवाइड कर रही है गुड़िया सर्विस, और दूसरी जिसको प्रोवाइड हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी आगे दरमियान में, तो मेरे हिसाब से तो ये मनी पेड बाय अनदर पर्सन वाला केस बनता है। थर्ड, समी ए कुली पिक्ड अप द गुड्स परचेज्ड बाय नादिया फ्रॉम द सुपरमार्केट एंड टुक देम टू हर कार। नादिया डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। समी डिमांडेड सर्विस चार्जेस फ्रॉम नादिया। वापस आए, कौन सा वाला केस है? नॉन ग्रेजुएट एक्ट। अब इसमें दो ही पार्टीज है, समी और नादिया। नॉन ग्रेजुएट होता है, कुली नॉर्मली पैसे लेते हैं, डिलीवर्ड लॉफुली, लॉफुल एक्ट था, पर्सन एंजॉयड बाय, रिकवरी हो सकती है। तीन कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशंस है, रिकवरी हो सकती है। नहीं, दो क्वेश्चन रह गए, कल नहीं अभी कंप्लीट करके। चले कल कर देते हैं, कल एमसीक्यूज भी आपने अटेम्प्ट करके लाने हैं, ठीक है। 10, 11 और 12 इंशाल्लाह हम बाकी कल करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।